नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों वाली हमारी जो सीरीज़ है राजनीति, उसमें पिछले अंक में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सफ़र की शुरुआत की बात हुई थी। शुरुआत से लेकर के और 8वीं विधानसभा तक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के उतार चढ़ाव और नए नए समीकरण बनने की बात रही, उसकी बात हुई थी। साथ ही साथ ये बात हुई थी कि किन हालातों में लगातार मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस को बदलना पड़ा और कैसे पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये सारी बातें हम पिछले अंक में कर चुके हैं। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। आज के अंक में बात नवी विधानसभा की होगी कि नवी विधानसभा के जो हालात थे, जो कार्यकाल था, वो कैसा था और क्या क्या उसमें बड़े बदलाव हुए थे और उसका क्या असर अगले राजनीति में आगे आने वाले समय में पड़ा। श्रीपति मिश्र जो 8वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री थे, श्रीपति मिश्र के बाद जब चुनाव हुआ, नवी विधानसभा की शुरुआत हुई, उसके बाद श्रीपति मिश्र की जगह पर नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए गए। नवी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो एनडी तिवारी और वीर बहादुर सिंह के लिए जाना जाता है। पहले एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद वीर बहादुर सिंह आए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के हटने के बाद एक बार फिर से एनडी तिवारी को, नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये 1980 में जब 8वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिली। कांग्रेस ने उस विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी की थी। करीब 51% वोट कांग्रेस पार्टी को हासिल हुए थे। हालांकि नवी विधानसभा में जब चुनाव हुए, जब नवी विधानसभा के लिए वोट पड़े तो वोटों का ये परसेंटेज घट गया था और उस बार फिर कांग्रेस पार्टी को करीब 269 सीटें मिली थीं। ये पूर्ण बहुमत की सरकार, हालांकि वो पूर्ण बहुमत में ही मानी जाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, पर इन सब के बावजूद आंकड़े जो थे, वोट परसेंटेज जो था वो इनका खूब ज़बरदस्त रूप से नीचे आया था। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री बने। 3 अगस्त 1984 को उनकी लंबे समय के बाद वापसी हुई थी। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जो हालांकि उस समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारायण दत्त तिवारी एक एस्टेब्लिश नाम हो चुके थे, क्योंकि वो एक बार पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 21 जनवरी 1976 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर 30 अप्रैल 1977 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। करीब 1 साल और लगभग 99 दिन की उनकी सरकार रही थी। इसके बाद फिर जो है दोबारा इनको 3 अगस्त 1984 को इनको दूसरी बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नारायण दत्त तिवारी बैठे थे। नारायण दत्त तिवारी बेहद तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते थे। तिवारी का जन्म 1925 में नैनीताल में हुआ था। उस समय उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश है वो अलग अलग नहीं थे, एक में हुआ करते थे। यूनाइटेड प्रोविंस तब हुआ करता था और वहाँ नैनीताल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो थे वो वन विभाग में अधिकारी थे, जिसके नाते उनका जगह जगह तबादला हुआ करता था और उसका जो असर है वो नारायण दत्त तिवारी की शिक्षा में भी पड़ा था। हालांकि इसका एक फ़ायदा नारायण दत्त तिवारी को ये भी हुआ था कि वो हर जगह की स्थानीय भाषाएं भी जल्दी सीख लिया करते थे। उनके पिता जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नारायण दत्त तिवारी की जो शिक्षा थी वो बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी हुई। एमए उन्होंने राजनीति शास्त्र से किया, उसके बाद वहीं से उन्होंने एलएलबी की। फिर उस समय वो 1947 में, जिस वर्ष भारत आज़ाद हुआ था, उस साल वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। 1951 में जब देश की आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो नारायण दत्त तिवारी नैनीताल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। उस समय वो प्रजा समाजवादी पार्टी जो हुआ करती थी उसके टिकट पर चुनाव लड़े थे। चुनाव जीत करके पहली बार विधानसभा पहुंचे। विधायक में मात्र 26 साल की उम्र थी उस समय उनकी और 26 साल की उम्र में वो विधायक हो गए थे। इसके बाद फिर वो 1963 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की। फिर कांग्रेस पार्टी के साथ उनके जब राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई, फिर कांग्रेस के टिकट पर 1965 में वो काशीपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, विधायक हुए। उसके बाद वो प्रदेश की सरकार में पहली बार मंत्री बने। कई मंत्रालय संभाले, कई जिम्मा संभाला, लंबी पारी कांग्रेस के साथ उन्होंने खेली।
उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर नारायण दत्त तिवारी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पद का उन्होंने जिम्मा संभाला। वो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे और फिर बाद में जब उत्तराखंड बन गया तो उत्तराखंड के भी वो मुख्यमंत्री रहे थे। बहरहाल एक समय ऐसा भी आया था जब नारायण दत्त तिवारी को देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, जब राजीव गांधी बोफोर्स कांड में फंस गए और फिर ये हुआ कि वो इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह पर कोई और प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो उसमें 2 नाम सामने आए थे, एक पीवी नरसिम्हा राव का नाम सामने आया था और दूसरे नारायण दत्त तिवारी का नाम सामने आया था। जब नारायण दत्त तिवारी को ये प्रस्ताव दिया गया कि राजीव गांधी अपना पद छोड़ने जा रहे हैं और आप उनकी जगह पर प्रधानमंत्री बन जाएं, तो नारायण दत्त तिवारी ने उस समय ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि यदि राजीव ऐसा करते हैं तो यह माना जाएगा कि राजीव अब पीछे हट रहे हैं, राजीव को संघर्ष करना चाहिए। जिसके बाद नारायण दत्त तिवारी वहाँ रेस से बाहर हुए और फिर पीवी नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री बने, माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री बनाए गए। इसके बाद जब 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, उसके बाद फिर से एक समय आया जब कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का नया चेहरा खोजा जाने लगा। उस समय भी जो समय था वो उसने इनका साथ नहीं दिया, ये चुनाव हार गए। यदि ये चुनाव 91 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, यदि नारायण दत्त तिवारी वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते तो नारायण दत्त तिवारी देश के प्रधानमंत्री होते। बहरहाल ये सारी चीज़ें थीं, ये होने वाली संभावनाओं की बात थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो मुख्यमंत्री बने, 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। राज्यपाल के तौर पे भी इनका जो कार्यकाल था वो बेहद विवादित रहा। जो इनके पारिवारिक विवाद थे वो उस समय पर सामने आ गए थे, जिसके बाद में इन्होंने कार्यकाल अपना छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। विवादों से घिरा हुआ कार्यकाल ये माना जाता है। फिर बाद में जब वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्रालय का उन्होंने जिम्मा संभाला। नारायण दत्त तिवारी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे और साथ ही साथ जो पढ़ने लिखने वाले दूसरे विधायक या और लोग हुआ करते थे उनका वो बहुत सम्मान करते थे, उनको वो खूब प्रेरित किया करते थे। इतना ही नहीं, जो नए विधायक थे उनको उनके क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाने और उनका दबदबा बनाने के लिए वो उनके काम जल्दी कर दिया करते थे। हालांकि वो किसी भी दल से संबंध रखते हो, ऐसा नहीं कि वो केवल कांग्रेसी विधायकों को आगे बढ़ाते थे, दूसरे दलों के विधायकों को भी आगे बढ़ाते थे। इसका उदाहरण आपको हृदय नारायण दीक्षित जो वर्तमान समय में विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके लेखों में मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर वीर बहादुर सिंह की बात की जाए तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के रहने वाले, गोरखपुर में उनका जन्म हुआ, 1935 में वो जन्मे थे। उनको बेहद ज़मीनी स्तर का नेता माना जाता था। उनके लिए जो तमाम गोरखपुर क्षेत्र के पुराने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वीर बहादुर सिंह अपने पोस्टरों को खुद लिखा करते थे, अपने स्लोगन्स लिखा करते थे और साथ ही साथ अपने पोस्टरों को रात में घूम घूम कर लगाने का भी काम किया करते थे। छात्र राजनीति में बेहद इंटरेस्ट रहा, छात्र राजनीति से ही वो निकल कर आए। उनके साथी जो थे ओम प्रकाश पांडे, ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसे लोग छात्र राजनीति से उनके साथ जुड़े थे और छात्र राजनीति को वीर बहादुर बेहद महत्वपूर्ण माना करते थे। यही कारण था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो थे उसके छात्र संघों में, छात्र संघ की राजनीति में इनका एक ठीक ठाक दखल माना जाता था। 1967 में पहली बार पनियरा की विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ करके वीर बहादुर सिंह विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद फिर वो 1969, 1974, 1980 और 1985 लगातार 5 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए, विधायक रहे। फिर वो मंत्री बने, पहले बार वो उप मंत्री बनाए गए थे, फिर राज्य मंत्री बनाए गए, उसके बाद वो मंत्री बनाए गए और तब जाके 24 सितंबर 1985 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाला। 14वें मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। 24 जून 1988 तक उनका कार्यकाल चला। लगभग 2 वर्ष 274 दिन का उनका कार्यकाल रहा था। 2 वर्ष 274 दिन उनकी सरकार चली थी। इसके बाद तमाम कारण हुए जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर इस्तीफा दे करके यहाँ से और वो केंद्र की राजनीति में चले गए थे। राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी ने इन्हें संचार मंत्री बना दिया था। 1928 उस समय फिर ये राज्यसभा के सदस्य रहे। 1988 में राज्यसभा सांसद बने थे। केंद्रीय मंत्री के तौर पर इनका विदेश जाना हुआ। इनकी जो पेरिस में जब ये थे फ्रांस में, तब इनका निधन हो गया था।
साल इनके साथ भी कई सारे किस्से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि साल 1985 में लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी लखनऊ के दौरे पर आए थे। जब राजीव गांधी यहाँ से वापस लौटने लगे तो हवाई अड्डे पर अमौसी का जो हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह, उस समय अमौसी हवाई अड्डा हुआ करता था, तब उसका वहाँ पर वीर बहादुर सिंह के साथ राजीव गांधी ने लंबी चर्चा की। और इस चर्चा के बाद मीडिया में ये कयास लगाए जाने लगे कि जल्दी यहाँ मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन होगा और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये कयास पूरी तरीके से सही साबित हो गए। नारायण दत्त तिवारी थे, जब वो राजीव गांधी को सी ऑफ करके और अपने कालिदास मार्ग के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनके पास ये सूचना आ गई थी कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। वीर बहादुर सिंह, एनडी तिवारी के बाद वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। उनके लिए कहा जाता है कि ये उनको राजीव गांधी ने कुछ खास कामों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, और कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर उनके लिए कहा जाता था। उनको कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि 1967 में वो विधायक तो बन गए, पर बड़े नेता के तौर पर वो 1974 में सामने आए। 1974 में विधान परिषद का चुनाव होना था। कांग्रेस के टिकट पर हरिशंकर तिवारी चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि वो चुनाव लड़ें, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, पर इन सब के बावजूद भी कोई उनका विरोध नहीं कर पा रहा था। या यूं कह लिया जाए कि हरिशंकर तिवारी का विरोध करने का मादा जो उस समय किसी के अंदर भी उनका विरोध करने की क्षमता नहीं थी। ऐसे में वीर बहादुर सिंह सामने आए। वीर बहादुर सिंह ने एक बड़ा खेल खेला। वीर बहादुर सिंह उस समय एक बड़ा दांव लगाया। उन्होंने बस्ती के शिवहर्ष उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतार दिया, किसी तरीके से उनसे संपर्क बनाया और उनको हरिशंकर तिवारी के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिए। शिवहर्ष उपाध्याय हरिशंकर तिवारी के सामने चुनाव लड़े और उन्होंने हरिशंकर तिवारी को 11 वोटों से हरा दिया। हरिशंकर तिवारी इसके बाद अदालत चले गए। ये मामला अदालत में चलता रहा। शिवहर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया, पर यह मामला अदालत में चलता रहा। बहरहाल इसके बाद हरिशंकर तिवारी और वीर बहादुर सिंह की अदावत शुरू हो गई। यहाँ से इन दोनों के बीच में जो ठनी, तो हमेशा ठनी ही रह गई, इनके बीच में कभी बनी नहीं। वीर बहादुर सिंह को ऐसे तो कार्यकाल के तौर पर या नेता के तौर पर कमज़ोर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जाना जाता है, कहा जाता है कि बेहद कमज़ोर मुख्यमंत्री थे, पर इन सब के बावजूद भी उनको टिके रहने की कला आती थी। काम से ज़्यादा वो राजनीति में लगे रहते थे, सरकार से ज़्यादा विपक्षियों का काम करते थे। वो ये मानते थे कि जब अपने ही लोग आपको बाहर करने में लगे हों तो फिर क्यों ना हम विपक्षियों को ही अपने पक्ष में करें और उन्हीं से फेवर लेते रहें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह यादव उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे। हालांकि वहाँ भी कई समीकरण थे, मुलायम सिंह यादव के पास संख्या बल नहीं था, पर इन सब के बावजूद भी सबने मिल करके उनको विपक्ष का नेता बना दिया था। मुलायम सिंह यादव वीर बहादुर सिंह से अपने सारे काम करा लिया करते थे। मुलायम सिंह यादव का काम वीर बहादुर सिंह जल्दी किया करते थे बनस्पत कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों के। इतना ही नहीं, वीर बहादुर सिंह के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो तोड़ फोड़ में भी बेहद माहिर थे। वो नेताओं को तोड़ने फोड़ने का काम भी किया करते थे। साथ ही साथ गप्पबाजी और ऐसी चीज़ों में भी वो ज़्यादा समय लगाते थे। फुल टाइमर राजनीति करते थे। वो कामकाज से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। कई बार उन्हीं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उन्हीं के अधिकारियों के बयान है कि उनके समय में अधिकारी अपने हिसाब से काम किया करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। बहरहाल उनका सीधा सीधा फंडा था अपने कामकाज को लेकर के। इनके कार्यकाल में राम मंदिर से लेकर के और कई तरीके के अलग अलग मामलों में दंगे हुए। मेरठ दंगे के साथ साथ करीब 37 जनपद थे उस समय, 37 जिलों में एक साथ दंगे हुए। मेरठ में 181 लोग करीब मारे गए। 16 लाख कर्मचारियों ने उस समय हड़ताल कर दिया। तमाम अलग अलग क्षेत्रों में ये हड़ताल हुए थे। इन सब के बावजूद भी वीर बहादुर सिंह की कुर्सी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये उनकी टिके रहने की कला थी। वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे नवी विधानसभा में, तो ये माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, ये अब गए कि तब गए वाली स्थिति थी। पर इन सब के बावजूद भी वीर बहादुर सिंह लंबे समय तक टिके रहे। वीर बहादुर बिल्कुल साफ कहा करते थे, बेहद विश्वास के साथ कहा करते थे कि ये हैसियत पाने के लिए 30 साल का संघर्ष किया है। प्रधानमंत्री का मुझ पर विश्वास है और इसीलिए राज्य में स्थिर सरकार है। ये उनकी बात थी, इस बात में उनका विश्वास झलका करता था।
बहरहाल दंगे हों या हड़ताल, इन सब का ठीकरा वीर बहादुर सिंह ने अलग अलग लोगों पर फोड़ा और खुद को सुरक्षित रखा। दंगों की बात पर वीर बहादुर सिंह ने खुलेआम ये बयान दे दिया था कि दंगा तो हमारी राष्ट्रीय समस्या है। 1982 के दंगों में इससे भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। एक बतौर मुख्यमंत्री ये बयान कैसा है, इसके बारे में आप खुद सोचिए, खुद समझिए। ये माना जाता है कि वीर बहादुर सिंह दिल्ली के दरबार में भी अपनी अक्सर हाजिरी दिया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो सुबह वहाँ पहुँचते थे, फिर शाम को यहाँ वापस आते थे और फिर से अगले दिन सुबह दिल्ली में पहुँच जाते थे। वो राजीव गांधी के सामने रहना ज़्यादा पसंद किया करते थे। इसका मुख्य कारण था कि वो चाहते थे कि उन्हें ये लगता होगा शायद ऐसा, क्योंकि इसका तो कोई पुख्ता प्रमाण दिया नहीं जा सकता है, लेकिन जो उस समय की रिपोर्ट्स हैं उसको पढ़ने पर ये पता चलता है कि वो इसी के सहारे अपनी सरकार को टिकाए रखना चाहते थे। बहरहाल दरबार के बावजूद और इन सारे हालातों के बावजूद भी उनकी जितने भी उनके गुण और अवगुण थे, इन सब के बावजूद इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बाद में उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। इस्तीफे का जो कारण माना जाता था, अगर आप 8वीं विधानसभा तक का जो हमने इतिहास बताया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि कैसे समय समय पर मुख्यमंत्रियों को बदला गया, आया राम गया राम वाला हिसाब किताब बना दिया गया था। कुछ दिन कुछ मुख्यमंत्री, कुछ दिन कोई मुख्यमंत्री। और इसका जो मुख्य वजह जो 6ठी 7वीं 8वीं विधानसभा में रही थी, या हालांकि इसकी नींव तो पहली विधानसभा से ही थी, जो कांग्रेस के अंतर कलह का मामला था, जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का मामला था। कांग्रेस के अंदर हर समय पर, शुरुआती दौर से ही हर समय पर कई अलग अलग धड़े रहे, और ये जब भी जो धड़ा प्रभावशाली हुआ उसका प्रभाव सरकार से लेकर और पार्टी के संगठन तक में स्पष्ट देखने को मिलता है। श्रीपति मिश्र के बाद नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के बाद वीर बहादुर सिंह, और फिर वीर बहादुर सिंह के बाद नारायण दत्त तिवारी। ये सारा जो खेल था वो केवल और केवल गुटबाजी के प्रभाव के कारण हुआ था। और दूसरा, जो राजनीतिक पंडित मानते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी मानती हैं, उसमें ये कहा जाता था कि कांग्रेस का जो आला कमान था, जो हाई कमान था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी नेता टिके। वो खुद ही जो आला कमान था वो चाहता था कि कोई नेता जो है स्थिर ना रह सके, और उसकी मुख्य वजह थी कद को लेकर के उनको समस्या कि अगर नेता लंबे समय तक टिकता है तो शायद उसका कद बढ़ जाए। बहरहाल ये नवी विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हुए उनकी बात हो गई, जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई उसकी बात हो गई। इतना ही नहीं, जो नवी विधानसभा का कार्यकाल था, जो समय था, वो इसके लिए भी याद किया जाता है कि नवी विधानसभा वो विधानसभा थी जिसने उत्तर प्रदेश को आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया। इतना ही नहीं, आखिरी जीत कांग्रेस की उसी समय हुई थी। कांग्रेस की आखिरी सरकार भी इसी विधानसभा कार्यकाल में बनी। इसके बाद फिर पिछड़ों के नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव सामने आ गए। पिछड़ों के मसीहा के तौर पर उनको जाना लगा। पिछड़ों और मुस्लिम को मिला करके वो उत्तर प्रदेश की सत्ता की शीर्ष में बैठे, और फिर उसके बाद कारसेवकों पर गोलियां चला करके मुस्लिम वोटरों को अपने लिए पक्का कर लिया। बहरहाल ये सारी बातें 10वीं विधानसभा के हैं। ये सारे किस्से 10वीं विधानसभा में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।